नमस्कार। हिंदी भाषा की विकास यात्रा के दूसरे और अंतिम अध्याय में आज हम बात करेंगे 15वीं शताब्दी के बाद हिंदी में हुए प्रमुख परिवर्तन, उसकी प्रवृत्तियों और प्रमुख रचनाकारों के बारे में। कल के वीडियो में हमने बात की थी हिंदी के प्राचीन काल या आदिकाल के बारे में। किस तरह हिंदी भाषा अपभ्रंश से अलग होती गई। अपभ्रंश के 7 प्रकारों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ और इन्हीं 7 प्रकारों से हिंदी की अलग अलग बोलियां भी विकसित हुई। प्राचीन काल या आदिकाल में हिंदी भाषा की कई प्रवृत्तियां अपभ्रंश से अलग होती गई। यही क्रम मध्यकाल में भी चलता रहा। इस युग में ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में भक्ति और रीतिकालीन काव्य का सृजन हुआ। इस युग में हिंदी एक अलग पहचान बनाने लगी थी, जबकि इससे पहले वाले आदिकाल में हिंदी पर अपभ्रंश का गहरा प्रभाव दिखाई देता था। अब धीरे धीरे हिंदी अपभ्रंश की छाया से मुक्त होने लगी। मध्यकाल के प्रमुख कवि अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, इन सब के साथ साथ उर्दू और हिंदी में भी रचनाएं करते थे। अवधी के प्रसिद्ध कवियों में मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना है चांदायन, सूफी कवि जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की, कुतुबन ने मृगावती लिखा और तुलसीदास ने राम भक्ति काव्य की अलग अलग रचनाओं का सृजन किया। ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों में सूरदास, नंददास, तुलसीदास, केशव, बिहारी, रसखान, घनानंद आदि हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राम भक्ति का अधिकांश काव्य अवधी में लिखा गया, जबकि कृष्ण भक्तों ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी, चाहे वो सूरदास हो या रसखान। तुलसीदास ने ब्रज और अवधी दोनों में रचनाएं लिखी, क्योंकि उस युग में ब्रज भाषा का प्रसार बहुत अधिक था। भक्तिकाल के बाद में जो रीतिकाल आया, उसमें लगभग सभी कवियों ने अपने ग्रंथ ब्रज भाषा में ही लिखे। एक तरह से ब्रज भाषा उस युग की साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। मध्यकाल में कई कवियों ने खड़ी बोली और मिश्रित भाषाओं में भी काव्य रचना की। कबीर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इनके बाद रहीमदास, नागरीदास, रैदास, मीरा, नामदेव और अकबर के दरबारी कवि गंग की रचनाएं भी हमें खड़ी बोली में मिलती है। मीरा की भाषा राजस्थानी है, जिस पर खड़ी बोली और ब्रज दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। कुछ कवियों ने उर्दू और हिंदवी में भी रचना की, जिनमें प्रमुख हैं वली साहब, नुसरती और कुली कुतुब शाह। मध्यकाल में हिंदी की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही? पहली विशेषता है फारसी का प्रभाव। इस युग में फारसी भाषा के प्रभाव से नुक्ता युक्त वर्णों का प्रचलन हुआ, जिनमें 5 वर्ण हिंदी में मुख्य रूप से प्रचलित हुए: क, ख, ग, ज, फ। अपभ्रंश की अपेक्षा यह मध्यकालीन हिंदी संस्कृत से अधिक प्रभावित होने लगी, जिससे तत्सम शब्दों का समावेश इसमें होने लगा। इस युग में लगभग 3500 फारसी, 2500 अरबी, 100 तुर्की और अन्य पुर्तगाली, अंग्रेजी और फ्रेंच शब्दों को हिंदी ने अपने आप में शामिल किया। इस युग में ब्रज, अवधी, मैथिली, दक्खनी, डिंगल और खड़ी बोली का विकास हुआ। शब्दांत में आने वाले ए का उच्चारण धीरे धीरे लुप्त होने लगा। जैसे लिखने में लिखते हैं शब्द राम, लेकिन म में जो आ की ध्वनि है, वो ध्वनि बोलते समय गायब हो गई और उसका उच्चारण राम की तरह होने लगा। इसी तरह जनता, इसमें न में जो ए की ध्वनि है वो गायब होकर उच्चारण के संदर्भ में
उसकी अभिव्यक्ति जनता की तरह होने लगी। इस प्रकार कई शब्दों के अंत में या मध्य में ऐ ध्वनि का लोप होने लगा। व्याकरण का स्वरूप अब निश्चित होने लगा और अपभ्रंश का व्याकरण धीरे धीरे लुप्त होने लगा। यह भाषा लगभग पूरी तरह से वियोगात्मक हो गई और परसर्ग और सहायक क्रियाओं का स्वतंत्र प्रयोग किया जाने लगा। अरबी और फारसी वाक्य रचना का प्रभाव भी इस युग की हिंदी पर देखने को मिलता है। जैसे फारसी का एक संयोजक शब्द है कि, इस शब्द का, इस संयोजक का प्रयोग हिंदी में भी किया जाने लगा। अब बात करते हैं आधुनिक काल में हिंदी भाषा का विकास। सन 1800 के बाद इस युग को अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है, जैसे पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और स्वातंत्र्योत्तर युग। यही विभाजन हमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम में भी देखने को मिलेगा। हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग एक जैसा है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदी भाषा का इतिहास आम तौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास से 50 वर्ष पहले चलता है। सीधी सी बात है, भाषा पहले आई और साहित्य बाद में। तो आधुनिक काल में हिंदी भाषा के विकास क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं पूर्व भारतेंदु युग की। इसका समय सन 1800 से 1850 रहा। इस युग के प्रमुख साहित्यकार लेखक थे मुंशी सदाशुक लाल, जिन्होंने सुख सागर नामक ग्रंथ की रचना की। इनकी भाषा तत्सम प्रधान है, यानी इसमें संस्कृत के शब्द अधिक हैं। इसी तरह इंशा अल्लाह खां ने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी लिखी। इस पर फारसी का थोड़ा सा प्रभाव वाक्य विन्यास पर दिखाई देता है। इसी तरह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषाविद लल्लू लाल मिश्र ने प्रेम सागर की रचना की, जिस पर ब्रज मिश्रित खड़ी बोली का प्रभाव है, और सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान पर पूर्वी भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये हिंदी पर अलग अलग बोलियों के प्रभाव इस युग में दिखाई दिए। अंग्रेजी शासन की नीति के तहत जॉन गिलक्रिस्ट और कैप्टन टेलर ने हिंदी उर्दू के भेद को अधिक गहरा किया। उन्होंने धार्मिक आधार पर दोनों भाषाओं का विभाजन किया और उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित किया, हिंदी को हिंदुओं की। जबकि मूल रूप से व्याकरण की दृष्टि से या वर्णमाला की दृष्टि से हिंदी और उर्दू में कोई बहुत गहरा भेद नहीं है। बावजूद इसके उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाने के कारण मुसलमानों की भाषा मान लिया गया, जबकि हिंदी को संस्कृत की ओर मोड़ दिया गया। इस युग में खड़ी बोली में गद्य और ब्रज भाषा में पद्य साहित्य की रचना हुई। उर्दू का भी पर्याप्त विकास हुआ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने उर्दू मिश्रित बोलचाल की भाषा का समर्थन किया, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृतनिष्ठ हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं भारतेंदु युग की, जो सन 1850 से 1900 तक रहा। भारतेंदु और उनकी मंडली के कवियों के प्रभाव से साहित्यिक क्षेत्र में खड़ी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई। इसीलिए सन 1850 से आधुनिक काल की वास्तविक शुरुआत मानते हैं, जब खड़ी बोली का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं में और साहित्य रचना में व्यापक रूप से किया जाने लगा। व्याकरण की दृष्टि से कुछ अनियमितता के बावजूद भी इस युग में इन कवियों का, लेखकों का अपनी भाषा के प्रति अनुराग और श्रद्धा बहुत गहरे तक थी। गद्य की भाषा खड़ी बोली रही, जबकि पद्य ब्रज भाषा से प्रभावित रहा। इस युग में हिंदी की गद्य की विविध विधाओं के साथ ही पत्रकारिता का भी विकास हुआ।
भारतेंदु युग के बाद में जो काल आया उसे द्विवेदी युग कहा गया। इसका समय सन 1900 से 1920 रहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन और भाषा परिष्कार का महत्वपूर्ण कार्य इस युग में हुआ। बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि का भी प्रभावी योगदान इस युग में दिखाई देता है। द्विवेदी युग में भाषा को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया गया। एक भाषाविद थे कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने हिंदी का पहला व्याकरण लिखा। कई बार ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा, तो उसका सही जवाब होगा कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी का पहला व्याकरण लिखा। गद्य के साथ पद्य में भी खड़ी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई और अंग्रेजी के प्रभाव से औ की ध्वनि का प्रचलन हिंदी में होने लगा। जैसे डॉक्टर, इसमें ड के ऊपर ओ की एक या दो मात्रा नहीं लगती बल्कि अर्धचंद्र लगता है। यह प्रभाव अंग्रेजी से आया। द्विवेदी युग के बाद में छायावादी युग। इस युग में विदेशी शब्दों का बहिष्कार कर भाषा को संस्कृतनिष्ठ स्वरूप प्रदान किया गया, लेकिन फिर भी शब्द और वाक्य रचना पर अंग्रेजी का गहरा प्रभाव इस युग की रचनाओं में दिखाई देता है। कई अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में रूपांतरित किया गया। स्वातंत्र्योत्तर युग यानी सन 1947 की स्वतंत्रता के बाद मुद्रण, शिक्षा, रेडियो, दूरदर्शन, साहित्य की विविध विधाओं ने हिंदी के मानक स्वरूप के निर्धारण में अपना योगदान दिया। संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और जनमानस की अभिव्यक्ति में प्रयुक्त होने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहा जाने लगा। अंग्रेजी के प्रभाव से ओ स्वर और ड्र संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होने लगा, जिसे ड्रम। तो ये जो ड्र ध्वनि है ये हिंदी में नहीं थी, ये अंग्रेजी से हिंदी में आई। हिंदी उच्चारण में प्राय समस्त अकारांत स्वर व्यंजनांत बन गए, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि अब राम की जगह राम, ए ध्वनि गायब हो गई। परंतु अंतिम स्वर के पहले संयुक्त व्यंजन होने पर वह अकारांत ही बना रहा, जैसे भक्त। तो यहाँ ए ध्वनि तय में है, लेकिन राम मैं में ए ध्वनि नहीं है। लगभग 1 लाख तकनीकी या पारिभाषिक शब्दों को हिंदी में शामिल किया गया। जैसे बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल के लिए हिंदी में अलग से किसी शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ी, मोबाइल को उसी रूप में हिंदी ने शामिल कर लिया। इस तरह के लगभग 1 लाख तकनीकी शब्द हैं जिनको हिंदी ने अपने आप में समाहित कर लिया और ध्वनियों के उच्चारण में भी कुछ परिवर्तन इस युग में होने लगा। जैसे मूर्धन्य श ध्वनि, इसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो तालू और मसूड़ों के बीच वाले भाग पर लगती है, श। लेकिन अब धीरे धीरे उसका उच्चारण दंत्य स की भांति होने लगा। हम देखते हैं कि आज जब स्कूलों में पढ़ाते हैं तो स है, क्षत्रज्ञ, इस तरह से पढ़ाते हैं। तो तीनों ही स का उच्चारण स की तरह ही होता है, जबकि वास्तव में इनका उच्चारण तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, श, स और स इस तरह होता है। जो श है शलजम, उसमें जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। जो षटकोण का श है उसमें मूर्धा को स्पर्श करती है। और जो सपेरा का स है उस स में जिह्वा दांत और मसूड़े के बीच के भाग की तरफ आगे बढ़ती है। इस तरह
जो तीनों श है, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, इनको लिखा तो अलग अलग जाता है, लेकिन आम तौर पर मूर्धन्य श का उच्चारण दंत्य स की भांति होने लगा। तो ये कुछ ध्वनि संबंधी परिवर्तन हमें आधुनिक युग में दिखाई देते हैं। आज की हिंदी पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीक का गहरा प्रभाव पड़ा और हिंदी लगातार नई नई विशेषताओं को अपने में शामिल कर रही है। तो ये थी हिंदी की विकास यात्रा। आगे की वीडियोज़ में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का उद्भव कब हुआ और इसके विकास के अलग अलग चरण कौन से रहे। धन्यवाद।